रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये जो अवधारणा है, यह अवधारणा का मतलब है कि व्यक्ति किंवा व्यक्तियों की इच्छा के स्थान पर कानून या विधि द्वारा प्रस्तापित शासन। विधि का शासन इसका मतलब है किसी निरंकुश व्यक्ति समूह या व्यक्तियों की इच्छा के बजाय विधि द्वारा प्रस्तापित किया जाने वाला जो शासन है, इस शासन को विधि का शासन इस नाम से जाना जाता है। हेवार्ड नाम के अभ्यासक है, यह अभ्यासक का कहना है कि विधि का शासन का अर्थ जो है वो अर्थ है निरंकुशता के स्थान पर कानून की श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। विधि का शासन का मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की श्रेष्ठता, विधि की सर्वोच्चता। विधि का शासन एक राजनीतिक और एक कानूनी अवधारणा है। इस अवधारणा में ऐसा माना जाता है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी संगठन जिसमें शासन हो और दूसरे संगठन हो, ये सभी संगठन विधि के अधीन रहते हैं। मुझे विधि जो है, कानून जो है वो सर्वोत्तम है। कानून के ऊपर जो है, ये कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी संस्था नहीं। सब कुछ श्रेष्ठता ही कानून को जो है, विधि को दी है। कानून का शासन, विधि का शासन ही ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा फ्रांसिस कहावत जो है, ला प्रिंसिपल डे लेगिलेट नाम की जो कहावत है, यह कहावत से ली गई है। ये जो कहावत है, यह कहावत का मतलब है व्यक्ति पर नहीं बल्कि कानून के सिद्धांत पर आधारित सरकार को ये कहावत जो है, ये कहावत संदर्भित करती है। इसका मतलब ऐसा है कि शासन जो है वो शासन किसी व्यक्ति समुदाय के इच्छानुरूप नहीं चलेगा, तो शासन चलेगा विधि के अनुसार। ये जो शासन है ये विधि के अनुसार चलेगा। अभी ये जो अवधारणा है विधि का शासन, ये जो अवधारणा है इसका विकास कहाँ से हुआ? विधि की अवधारणा ये बहुत पुरानी अवधारणा है। राजनीति शास्त्र में प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे जो यूनानी दार्शनिक है, यह यूनानी दार्शनिकों के समय से ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा की चर्चा जो है, चर्चा राजनीति शास्त्र में शुरू थी। बाद में ये जो अवधारणा है, राजेशाही का विकास हुआ, यो अवधारणा की ज़्यादा चर्चा जो है वो ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। पर जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास होते गया, वैसे वैसे विधि का शासन, ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा की चर्चा जो है ती चर्चा होने लगी। विधि का शासन ये जो अवधारणा है उसका जन्म और उसका विकास जो है तो ब्रिटेन में हुआ। इस अवधारणा का पहली बार जो प्रयोग है 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में स्कॉटिश धर्मशास्त्री जो है सैमुअल रदरफोर्ड नाम के जो धर्मशास्त्री है, यह धर्मशास्त्री ने राजाओं को जो दैवी अधिकार है, इंग्लैंड के राजा खुद को दैवी अधिकार मानने वाले, देव के अंश मानने वाले राजा थे, ये राजाओं के दैवी अधिकार के खिलाफ बहस करने के लिए उन्होंने ये अवधारणा जो है, यह अवधारणा का इस्तेमाल जो है तो इस्तेमाल किया था। राजा जेम्स नाम का जो राजा था वो इंग्लैंड में निरंकुश राजा
माना जाता था और राजा जेम्स के शासनकाल में मुख्य न्यायाधीश रहे सर एडवर्ड कोक, इन्होंने विधि का शासन ये जो अवधारणा है, यह अवधारणा का बहुत व्यापक तरफ से इस्तेमाल किया, इसलिए उनको विधि की शासन अवधारणा जो है यह अवधारणा का जनक जो है जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ये जो अवधारणा है ये अवधारणा विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भूमिका निभाई है। इसीलिए उनको विधि का शासन का जनक जो है तो जनक माना जाता है। प्रोफेसर एवी डाइसी, जिन्होंने एडवर्ड कोक की जो अवधारणा है विधि का शासन ये विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान जो है तो योगदान दिया है, क्योंकि डाइसी विधि की शासन ये जो अवधारणा है यह अवधारणा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो किताब है ये किताब में इस अवधारणा के बारे में सविस्तर विवेचन जो है ये सविस्तर विवेचन ही किया है। तो डाइसी जो है विधि का शासन ये जो अवधारणा है यह अवधारणा विकसित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एवी डाइसी का कहना ऐसा है कि विधि का शासन ये जो अवधारणा है ये अवधारणा के उन्होंने 3 वास्तविक अर्थ ब्रिटेन को संदर्भ में रख के 3 अर्थ बताए। सबसे पहला अर्थ उन्होंने बताया है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। प्राध्यापक डाइसी का जो विधि का शासन का पहला अर्थ है तो लॉ ऑफ सुप्रीमेसी। डाइसी का कहना है कि सभी प्रकार की मनमानी विवेकाधीन शक्तियां जो सनदी अधिकारी राजनेता को दिए जाते हैं वो मनमानी विवेकाधीन शक्तियां जो है या शक्तियों को उन्होंने अस्वीकृत जो है अस्वीकार कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ विधि तोड़ने के लिए दंडित किया जा सकता है, म्हणजे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उन्होंने कानून तोड़ा है तभी उसको दंडित किया जाता है, अन्य चीज के लिए इस व्यक्ति को दंडित जो है तो दंडित किया नहीं जा सकता। वेड नामक अभ्यासक कैसे कहते कि विधि का शासन के लिए सरकार कानून के अधीन होना चाहिए, कानून को सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि देश का जो प्रचलित कानून है वो निर्विवाद सर्वोच्च होना चाहिए, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो राजा हो, संसद हो, कोई भी संस्था हो, वो सब कानून के अधीन जो है अधीन होना चाहिए। देश में जो सामान्य कानून है वो सर्वोच्च होना चाहिए। कानून के ऊपर किसी भी स्वेच्छाचारी शक्ति जो है उसका प्रभाव जो है वो प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल कानून से ही शासित होना चाहिए। कानून ही सर्वोच्च है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होगा। कानून का उल्लंघन करने पर ही व्यक्ति को दंडित जो है तो दंडित किया जाएगा। तो यह पहला प्रिंसिपल सामान्य कानून की सर्वोच्चता, यह पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया है। दूसरा प्रिंसिपल डाइसी ने बताया है कानून के समक्ष समानता। व्यक्ति की हैसियत सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हैसियत कोई भी हो, कुछ भी हो, कानून के सामने सब व्यक्ति समान होंगे। ये कानून के समक्ष सबको समान माना जाएगा, सबके लिए एक ही कानून होगा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा, चाहे आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। इसका मतलब आप राजा भी हो तब भी आप कानून के सामने एक समान व्यक्ति हो। कानून की समानता ये जो तत्व है ये कानून के समक्ष समानता को मानता है।
देश में रहने वाले सभी वर्ग आए, सभी जाति के लोग हैं, सभी लिंग के लोग हैं, इन सबके लिए समानता का दावा जो है तो समानता का दावा करता है। धर्म, लिंग, जाति, वर्ण आदि के विचार किए बिना कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार जो है वो समान व्यवहार करना चाहिए। नागरिकों को बिना भेदभाव किए समान परिस्थितियों में समान अवसर और समान सुरक्षा जो है प्रदान करनी चाहिए। मुझे डायसी का जो दूसरा प्रिंसिपल है, यह दूसरे प्रिंसिपल में कानून सबके लिए समान होगा, कानून के सामने सबको समान माना जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा और सबको विधि की समान सुरक्षा जो है ही समान सुरक्षा प्रदान जो है ती प्रदान की जाएगी। डायसी का जो तीसरा तत्व है वो तीसरा तत्व है कानूनी भावना की प्रधानता। डायसी का कहना ऐसा है कि जो नागरिक अधिकार है वो नागरिक अधिकारों का जो स्रोत है वो कानून नहीं है तो कौन है, तो न्यायिक निर्णय द्वारा लागू होते हैं। डायसी का कहना ऐसा है कि जो नागरिक अधिकार इंग्लैंड में पैदा हुए, ये नागरिक अधिकार किसी कानून से निर्माण नहीं हुए तो वो न्यायिक निर्णय जो है वो निर्णय द्वारा लागू हुए। म्हणून वैयक्तिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो न्यायिक निर्णय का परिणाम है। म्हणून डायसी ऐसे कहते हैं कि मानव अधिकार की गारंटी सिर्फ कागजों पर देना पर्याप्त नहीं है, ये तभी प्रभावशाली हो सकते जब उन्हें न्यायालय द्वारा, अदालतों द्वारा ठीक से लागू जो है तो लागू किए जाएंगे। इसका मतलब ऐसा है कि अदालतें कानून को लागू करने वाली एक प्रमुख अधिकरण है, इसलिए न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। म्हणून विधि का शासन ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता, इसको डायसी ने बहुत सम्मान दिया है और स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका जो है त्या न्यायालय की भूमिका पे डायसी ने जोर दिया है। तो डायसी ने विधि का शासन ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा के 3 अर्थ बताए। अभी विधि का शासन जो भारतीय संविधान में कहा है, तो विधि का शासन ये जो डायसी की कंसेप्ट है जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, ये बाद में सारी दुनिया में फैल गई। सारी दुनिया के राज्य घटना ने ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा को मान्यता दी है। भारतीय संविधान में देखिल ये अवधारणा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो है, यह अनुच्छेद 14 में डायसी की अवधारणा के जो 2 तत्व है, पहला तो तत्व है कानून की सर्वोच्चता और दूसरा जो तत्व है सबके लिए समान कानून। ये जो 2 अवधारणा है, ये 2 अवधारणा को भारतीय राज्य घटने ने समावेशित जो किया है, तो उसकी जो तीसरी अवधारणा है कि भारत में स्वतंत्रता न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्माण हुई है, ये तीसरी अवधारणा को भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की मान्यता नहीं, क्योंकि डायसी ने न्यायालयीन फैसले को कानून से, संविधान से अधिक महत्व दिया है। परंतु भारत ने संविधान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, इसीलिए भारत में संविधान द्वारा जो निर्मित कानून है, ये कानून को ज़्यादा महत्व है। इसीलिए डायसी का जो तीसरा प्रिंसिपल है, ये तीसरा प्रिंसिपल को भारतीय राज्य घटने की मान्यता प्राप्त नहीं है, पर उसके 2 तत्व जो है, यह 2 तत्वों को भारतीय राज्य घटने में समाविष्ट किया गया है। तर विधि का शासन ये जो अवधारणा है, यह अवधारणा के बारे में
संक्षिप्त में चर्चा जो है तो चर्चा अपने की है, तो वो चर्चा